हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पराक्रम सीरीज। जैसा कि हम लोग पराक्रम सीरीज के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को कवर अप कर रहे हैं। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पार्ट 4 के बारे में। Let's get started with the question first of all. An unbranded and undifferentiated commodity which is a core product is a generic product, expected product, augmented product या फिर potential product. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option A itself, that is generic product. अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस नाम के चैप्टर से आप लोगों के लिए। अब हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक्स को भी एक बार जो है वो गो थ्रू करेंगे और इस जहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उस टॉपिक को भी समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। देखिए, रिटेल एसेट वो प्रोडक्ट हो जाते हैं किसी भी बैंक के लिए जहां से एक बैंक को जो है वो कॉन्टिन्यूसली इनकम जो है वो रिसीव होती है, सो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ। अब देखिए, ट्रेडिशनल क्रेडिट और मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स, दो तरह के क्रेडिट्स जो है वो देखने को हम लोगों को मिलते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ट्रेडिशनल क्रेडिट का पार्ट बनेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन को आप लोग जो है वो ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड एंड टर्म लोन विच आर गिवन फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेट रीपेमेंट पीरियड। मतलब एक स्पेसिफिक तरह की रिक्वायरमेंट के लिए जो डिमांड और टर्म लोन्स को दिया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है इनको रीपे करना रहता है। नेक्स्ट इज बिल फाइनेंसिंग। बिल फाइनेंसिंग इज डन अगेंस्ट रिसीवेबल्स एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग विद बिल रियलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया गया XYZ से, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने परचेज करना है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को XYZ ऑर्गेनाइजेशन से, बट इनके पास करंटली अभी फंड्स नहीं है। बट इनको एक और ऑर्गेनाइजेशन है PQR, वहां से जो है वो फंड्स आने हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, ये बैंक के पास गए एबीसी और इन्होंने बोला कि भाई आप लोग जो है वो इन्वॉइसेस को रख लो, जैसे ही इन्वॉइसेस क्रेडिट होंगे मेरे अकाउंट में हम लोग जो है वो आपको रीपेमेंट कर देंगे। तो वहाँ पे जो ये बिल की फाइनेंसिंग करवाई जाएगी, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, मतलब बिल के ऊपर जो था वो फाइनेंस या फिर फंड्स को लैंड किया गया, इसी को क्या बोल दिया जाता है? बिल फाइनेंसिंग बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इज रिटेल क्रेडिट। रिटेल क्रेडिट का पार्ट बनेंगे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स। अब मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स का हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दीज आर द निश और टेलर्ड लोन्स, मतलब बहुत ही एक छोटे सेट ऑफ कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं। इनके थ्रू हम लोग जो है प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स के लिए जो है वो कस्टमाइज्ड या फिर टेलर्स लोन को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सो दीज आर रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स की किस तरह से ट्रेडिशनली क्रेडिट दिया जाता था और किस तरह से मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेमिटेंस सर्विसेज। अब रेमिटेंस का मतलब ही क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स इटसेल्फ। फंड्स की ट्रांसफर को ही रेमिटेंस बोला जाता है। कौन कौन से तरीके से रेमिटेंस की जा सकती है? ड्राफ्ट, चेक, NEFT, RTGS एंड मोबाइल बैंकिंग, दीज ऑल आर दी चैनल्स फॉर रेमिटेंस इटसेल्फ। नेक्स्ट इज नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। अब नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज का पार्ट बनेगी बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अब ये होता क्या है? मान लो ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उसने XYZ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने इस ABC को प्रोडक्ट और सर्विसेज दिए, बट इन्होंने यहाँ पे पेमेंट नहीं की। इन्होंने क्या बोला कि इनके बिहाफ पे बैंक ने जो था वो गारंटी दे दी XYZ को कि भाई अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, तो इसको बोला जाता है बैंक गारंटी। और सेम इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज में फंड डायरेक्टली बैंक नहीं दे रहे हैं, वो एक गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी तो हम पे करेंगे। सो दैट इज दीज आर दी नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। नेक्स्ट इज अदर फी बेस्ड सर्विसेज। अदर फी बेस्ड सर्विसेज का पार्ट बनेंगे कलेक्शन ऑफ चेक्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और मर्चेंट बैंक सर्विसेज। अब ये सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हम लोग जानते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो अपने वैल्यूएबल्स को लॉकर्स के अंदर रखते हैं, तो उसके बदले में उनसे कुछ फीस चार्ज की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फी बेस्ड सर्विस। सेम इज द केस विद कलेक्शन ऑफ चेक्स। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट की जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। तो उसके लिए भी फीस जो है वो चार्ज की जाती है बैंक्स के द्वारा। नेक्स्ट इज मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ पे फंड रेज करने में जो है वो हेल्प की जाती है बैंक्स के द्वारा, तो उसके बदले में भी एक फी बेस्ड इनकम जो है वो बैंक्स जनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जिसका पार्ट बनेंगे म्यूचुअल फंड्स, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और
इसके अलावा हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो एजेंट्स की तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं। इनको हम लोग पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज भी बोल देते हैं, जो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। सो देखिए, आइडिया जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेज, जहां पे मार्केट की रिसर्च के बेसिस पे आइडिया जनरेट किया जा सकता है। कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है, इसको बेस बना करके आइडिया जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टाफ जो कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हेल्प से भी जो है वो आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। अब आइडिया जनरेट हो गया, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी कि इज़ देयर अ नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट, इज़ दिस इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, क्या ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की ही इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नए प्रोडक्ट को हैंडल कर पाएगा, या फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे आइडिया स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज कंसेप्ट टेस्टिंग, जहाँ पे कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा कि भाई क्या ये प्रोडक्ट इनफ अट्रैक्टिव है कि आप लोगों की नीड्स और डिमांड्स को ये सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट इज बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे प्रोडक्ट की फाइनेंशियल वाइबिलिटी और बिजनेस वाइबिलिटी को चेक किया जाएगा कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज एबल टू whether this product is able to bring the profit from the market itself or not itself. Next is प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट, मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। अब इस स्टेज के अंदर एक सिलेक्टेड सेट ऑफ कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट दिया जाएगा यूज़ करने के लिए, उनसे फीडबैक ली जाएगी और फिर उस फीडबैक के बेसिस पे इस प्रोडक्ट को जो है वो फुल स्केल के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। सो दीज आर दी मल्टीपल स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। सो देखिए, सबसे पहले है हिट्रोजीनस कस्टमर बेस। अब ऐसे कस्टमर बेस का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जिन मल्टीपल कस्टमर्स की एक कॉमन डिमांड्स हों या फिर कॉमन नीड्स हों। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस। अब हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड होती हुई जा रही है। सो अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करेंगे विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो वेनिश आउट हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रूनिंग। प्रूनिंग हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं जब भी हम लोग जो है वो पेड़ों की भी हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं ना, टहनियाँ वगैरह काट देते हैं पेड़ों की, तो इसी तरह से प्रोडक्ट की भी प्रूनिंग की जाती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं अगर वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है वो निकाल दिया जाएगा प्रोडक्ट में से और नए फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कम अप विद अ प्रोडक्ट आइडिया। अब प्रोडक्ट आइडिया, नया प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि इसको कल से यूज़ किया जाएगा। इम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है वो एकदम से इसके लिए अडेप्टेबल नहीं है, हम लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कल से तो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो देखिए, थियोडोर लेविट के द्वारा प्रोडक्ट लाइंस के बारे में बताया गया कि 4 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट लाइंस के बारे में उन्होंने बताया। जेनरिक प्रोडक्ट क्या है, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था भाई सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जेनरिक प्रोडक्ट्स क्या है, दीज आर अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मतलब दीज आर दी जनरल, नाम से ही समझ आ रहा है जेनरिक मतलब जनरल। अब देखिए, जनरली जब भी हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोगों को राइस और ब्रेड ही ध्यान में आता है। इसी तरह से बैंकिंग की अगर मैं बात करूं सो CASA, that is current account and savings account, will be the part of generic product. Next one is expected product. अब ये जो expected product है ये वो products हैं जो कि customers की minimum expectation को meet कर जाते हैं। For example, savings account के केस में एक कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है इसको वो ट्रैक कर पाए, तो उसको जो है वो पासबुक दे दी जा रही है, तो पासबुक इज अ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आर एनरिच्ड प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या सजेशन के बियॉन्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एनी ब्रांच बैंकिंग फॉर द सेविंग्स अकाउंट, मतलब एक कस्टमर किसी भी ब्रांच से जाकर के जो है वो अपने सेविंग्स अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। दीज आर ऑल्सो द एनरिच्ड प्रोडक्ट बट दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ टुमारो। अब दोनों ही ऑगमेंटेड और पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, बट यहाँ पे पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज फ्यूचरिस्टिक वे के अंदर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम द ATMs। अब बिना कार्ड्स के ATM से जो कैश हम लोग विड्रॉ कर पा रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट।
Now, try to answer out this question, guys. Which of the following author has talked about the idea of positioning in his book Reality in Advertising? Your options are Henry Fayol Taylor, Philip Kotler, Elton Mayo या फिर Roger Reeves. So, what should be the right answer for this question? Try to answer out in your comment box. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।